आपको याद हैं? मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, एक तो मैं बहुत छोटा था। परंतु दूसरी बात यह है कि जब हम लोग यहाँ आए उस वक्त अभी कोई इस प्रकार की बात शुरू नहीं हुई थी, जिसमें कि जो कहा जाता है हिंदू मुसलमानों में मारकाट हुई और वो हुआ, ऐसा कुछ शुरू प्रकरण नहीं हुए थे। परंतु जब हम हिंदुस्तान में आ गए उसके बाद ये सब शुरू हुआ और हम लोग वापस नहीं जा सके। तो ये हमारा अच्छा भाग्य कहिए कि हम लोग बड़े सुरक्षा के तरीके से यहाँ आए और यहीं रह गए। और झांसी में कितनी देर रहे आप वहाँ पर? पूरा तो नहीं पता है, पर इतना मुझे याद है कि नौकरी पिताजी के लगने के बाद 1950 में हम लोग, एक और जगह है बीना जो कि झांसी के पास ही है, बीना में रहे 1 साल। उसके बाद 1-2 साल हम लोग मध्य प्रदेश में इटारसी में रहे। फिर 1953 से लेकर 1956 तक होशंगाबाद है, भोपाल से आगे मध्य प्रदेश में, वहाँ रहे। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो आधी तो मध्य प्रदेश होशंगाबाद में 3 साल रहे, और उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र आगरा हो गया तो आगरा आ गए। तो 10वीं के बाद एमकॉम तक मेरी सारी शिक्षा आगरा यूनिवर्सिटी से हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि विभिन्न स्थानों पे हुई है, तो आप एज स्टूडेंट जो छोटे बच्चे होते हैं तो आप कैसा अनुभव करते थे? यानी कई बच्चे होते हैं सर कि जो कि मतलब शुरू में बहुत झिझकते हैं, हिचकते हैं स्कूल जाने से। क्या ऐसी कोई थी, या आप बिल्कुल रेडी होते थे स्कूल चला जाऊंगा, बहुत खुश होकर स्कूल जाते थे? स्कूल जाने में कोई समस्या नहीं थी, नहीं थी। हम जाते थे, बड़े खुशी से जाते थे। और चूंकि जैसे मैंने कहा कि घर में सपोर्ट थी, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे। मुझे आज भी याद है कि इंग्लिश ग्रामर रेन और मार्टिन की किताब हुआ करती थी, उससे वो हमको खुद बैठ के ग्रामर करवाते थे। एक्टिव पैसिव जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे सवाल वो हमसे कराया करते थे। परंतु चूंकि उनके वक्त रेलवे की नौकरी में रात को भी ड्यूटी होती थी, सुबह भी ड्यूटी होती थी, तो कुछ समस्याएं ज़रूर रहती थी। परंतु बहुत ही मुझे प्रोत्साहन मिला उनसे, और शायद उन्होंने ये कभी सिखाया नहीं कि कोई ऐसी बात है जिसमें कि हमको एक नकारात्मक रवैया रखना चाहिए। बचपन में आदमी बहुत शरीर होते हैं, मतलब बच्चे की शरारत होती है। कुछ ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसको आप कहना चाहेंगे, जो आपके साथ बहुत बचपन का तो नहीं, पर एक अपना अनुभव है, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा और सबके लिए थोड़ा सा मौका रहे। परंतु उसके पहले मैं 1-2 मिनट और लूँगा जो कुछ बात बताने का। जी जी कि 10वीं क्लास मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से पास की। जी। उसमें जो मैंने किया, उस वक्त हमारी अपनी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उद्देश्य लाइफ का ये था कि स्टेनोग्राफर बनना है। और स्टेनोग्राफर बनना है तो इसलिए क्या किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्जाम में स्टेनोटाइपिंग का एक पेपर हुआ करता था। तो मैंने कॉमर्स इसलिए ज्वाइन की कि 2 साल में स्टेनोटाइपिंग सीख के मैं उस लायक हो जाऊंगा कि स्टेनोग्राफर बनूं और अपनी फैमिली को मैं कुछ मदद कर सकूं। परंतु भाग्य ने साथ दिया, शायद कॉमर्स कोर्स बहुत ही लाभदायक रहा। उसके बाद एक के बाद एक 12वीं में ये बोर्ड में मेरिट में पोजीशन आई, स्कॉलरशिप मिल गया। बीकॉम में फिर मेरिट में पोजीशन आई, स्कॉलरशिप मिल गया। एमकॉम में फिर मेरिट में हुई तो स्कॉलरशिप मिल गया। एमकॉम के बाद यूजीसी फेलोशिप मिल गई, और इस तरीके से पढ़ता चला गया। तो वो एक बात है। परंतु जो बात आपने कही, मुझे याद आता है कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस वक्त नेहरू जी की तरफ से एक संबोधन आया कि आप लोग नेशनल डिफेंस फंड में जितना भी दे सकते हैं दीजिए। स्टूडेंट लाइफ में मैं एक्टिव था, हॉकी खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। अपने कॉलेज की मैगजीन का मैं एडिटर था, स्टूडेंट एडिटर था। तो एक मीटिंग हो रही थी जिसमें ये फैसला किया जा रहा था कि भाई हम क्या करें, इसमें नेशनल डिफेंस फंड के लिए हम क्या करें। तो मैंने एक सुझाव दिया। सुझाव बाकी सबको तो बहुत अच्छा लगा, पर हमारे जो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन थे उनको शायद वो बात पसंद नहीं आई। वो सुझाव मेरा ये था कि हमारे स्पोर्ट्स के जितने सरप्लस फंड्स हैं वो सारे नेशनल डिफेंस फंड में दे दिए जाएं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आप करिए, पर जो बच जाता है वो दे दिए जाए। उस वक्त तो कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई। बाद में मुझे एक आ गया कि हम तुम्हें अब हॉकी की टीम में नहीं रखेंगे क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा सुझाव दिया है। तो ये बात मुझे आज तक याद है कि ऐसा हुआ, पर फिर भी उस साल क्रिकेट की कॉलेज की टीम में मैं ज़रूर खेला था। यानी हर तरह से आप एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे हैं, और गेम्स में भी, पढ़ाई में भी, अपनी स्कॉलरशिप भी किया।
उसके बाद ऐसा लगता होगा कि जीवन बहुत सुलभ है, या फिर जीवन की कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती रही, ऐसा ही? जीवन कठिनाइयों से भरपूर होता है। जी। कोई भी व्यक्ति कितना भी सुखी हो, उसको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कठिनाई रहती है। तो मैं ये कहूँ कि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी, शायद अपने आप में मैं अपने जीवन के साथ न्याय नहीं करूँगा, परंतु उन कठिनाइयों से जूझना, उनसे लड़ना और उन पर सफलता प्राप्त करना, ये जीवन का संदेश है और वो मेरी हमेशा कोशिश रही है। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया, मेरी यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन थी उस वक्त, अच्छे नंबर थे, परंतु मन में एक चाह थी और वो चाह ये थी कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करनी है, और उस लगन में लगा रहा। और 2 साल बाद 1965 में मैं रामजस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमर्स में अपॉइंट हुआ, जबकि उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर के छात्रों को नहीं लिया जाता था या बहुत कम छात्रों को लिया जाता था, परंतु शायद मेरा भाग्य ऐसा था कि मुझे इसमें स्थान मिला और कोशिश की उसमें शिक्षक के रूप में, और बाद में मैं एक शिक्षक एक्टिविस्ट रहा। उस तरीके से मैं अपने को आगे चलाता हुआ चला आया। उस समय की शिक्षा के स्तर और इस समय की शिक्षा के स्तर में क्या अंतर लगता है? मुझे लगता है एक तो शिक्षा का स्तर जो है, उस वक्त शायद हम शिक्षक और छात्र दोनों में शिक्षा के बारे में गंभीरता थी, उसमें कुछ कमी आ रही है। इसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। शिक्षक के रूप में मैं अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ कितना संवाद कर सकता हूँ, कितना उनके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ, ये तय करेगा कि मैं किस तरीके से अपने छात्रों को आगे चलाना चाहता हूँ। तो शिक्षक के रूप में मैं चाहूँगा कि हम हर प्रकार से अपने छात्रों की मदद करने की कोशिश करें, और स्तर जो है वो शिक्षक ने जो खुद सीखा है उसको अगर और आगे बढ़ाता रहेगा तो स्तर उसका बढ़ता रहेगा। परंतु अगर शिक्षक, आज मैंने एमकॉम कर लिया, पीएचडी कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं की कि शिक्षा किधर जा रही है, तो मेरा ख्याल है उसका स्तर धीरे धीरे गिरता रहेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम शिक्षक होने के साथ साथ कुछ सीखते भी रहें और जो नयापन सीखें वो अपने छात्रों को देते रहें। जब आपने संघर्ष किया, अपना जीवन एक धरे पे लाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया, कोशिश की, उस वक्त का सामाजिक स्तर और सामाजिक जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, वो एक पुनरुत्थान की थी। हम लोग जो है गुलामी की जंजीरें काट के एक आज़ाद भारत में सांस लेने शुरू किए थे उस वक्त। अब धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है। इस बदलाव को कैसे महसूस करते हैं और शिक्षा का इसके साथ क्या संबंध है? कहीं ये तो नहीं कि सामाजिक बदलाव जो आए हैं, परिवर्तन जो आए हैं, उनका शिक्षा पे बहुत बुरा असर हुआ है? एक बात तो हम मान के चलें कि बदलाव ही जीवन है जी। अगर हम स्थिर हो जाएं कि कोई बदलाव नहीं चाहिए तो जीवन भी स्थिर हो जाएगा और जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बदलाव होगा और उस बदलाव के साथ हम अपने को कैसे ढाल सकते हैं, इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस वक्त मैं पढ़ता था, आप विश्वास नहीं करेंगे पर ये सच है, क्योंकि बहुत अच्छी उसमें, मैं अपने 10th क्लास से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था बिजली नहीं हुआ करती थी, आज बिजली है। मैं जो बाहर खंबे के नीचे लाइट थी वहाँ बैठ के पढ़ा करता था। तो ये जो बात है आज हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होता है, परंतु ये होशंगाबाद में 1955-56 की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जबकि ऐसा था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और हमें फैसिलिटीज़ मिलती चली गई, उन फैसिलिटीज़ के सहारे हम पढ़ते चले गए और आज भी मैं कहूँगा कि बदलाव है। और वो बदलाव इस स्थिति तक आ गया है कि हम शायद आज से 40 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि बदलाव इतना होगा, परंतु बदलाव को बदलाव के तरीके से मानकर हमको अपने जीवन को चलाना चाहिए। और इसलिए चाहे सोशल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, जहाँ कहीं भी कोई बदलाव आ रहे हैं हमें उनको मानना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। जिस वक्त मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश किया एज ए टीचर, बीकॉम ऑनर्स कोर्स सिर्फ 4 कॉलेजेस में था, जिसमें रामजस कॉलेज जिसमें मैं था वहाँ पर भी था, श्री राम कॉलेज था, हिंदू कॉलेज था और एक जाकिर हुसैन कॉलेज जो उस वक्त दिल्ली कॉलेज कहा जाता था, इन 4 जगह था। उसके बाद इसकी भरमार हो गई। आज दिल्ली विश्वविद्यालय 4 साल के प्रोग्राम की बात कर रहा है बीकॉम ऑनर्स कोर्स को, और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स कोर्स 3 साल का शुरू कर रही है। तो ये जो बदलाव है
और इसकी वजह से शायद 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, अपने आप उस बदलाव को दिखाता है। और उस बदलाव के हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय को भी सोचना चाहिए और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को भी सोचना चाहिए कि इस कार्यक्रमों को हम कैसे, या इन प्रोग्राम्स को हम कैसे चलाएंगे। परंतु बदलाव जरूरी है। आज जो जानकारी हमारे पास है कल नहीं थी, आज इंटरनेट है, कल नहीं था। हम लाइब्रेरी में बैठ के अपने नोट्स बनाया करते थे, आज शायद उसकी जरूरत नहीं है। परंतु आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें इसको एक्सेप्ट करना इससे पड़ेगा। जुड़ा हुआ मेरे मन में एक सवाल उभर रहा था कि विद्यार्थी जो क्लासेस से जुड़े हुए होते थे, वो अब इतने क्लासेस से जुड़े हो रहे हैं, जो क्लासेस कंडक्ट होते हैं, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पे हो रहे हों, कॉलेजेस के स्तर पे हो रहे, माना ये जाता है, और ये आजकल अखबारों में भी खूब आया, चाहे आईआईटी है, चाहे कोई भी संस्थान है, एजुकेशनल संस्थान है, उनमें स्टूडेंट्स जो है क्लासेस में ज़्यादा नहीं आते हैं, बाहर रहते हैं। और उसका कारण ये है कि अब जो विद्या के साधन जो है वो उपलब्ध है क्लासेस से बाहर भी, इंटरनेट पे उपलब्ध है, बहुत जगहों पे उपलब्ध है। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहीं छूट तो नहीं रहा जो विद्यार्थियों के? एक बात तो मेरा विश्वास है कि जब तक शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क बच्चों के साथ नहीं होगा, छात्रों के साथ नहीं होगा, शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। ये तो है। तो इसलिए क्लासेस का अपना महत्व है, और उस क्लासेस में बच्चे आएं उसके लिए बहुत हद तक शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिससे कि छात्र क्लास में आने के लिए तैयार हों। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज हमारा ये है कि शिक्षक सोचता हो कि जितने बच्चे कम आए उतना अच्छा है, कहीं मुझे मेहनत ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी, कहीं ऐसे सवाल तो मेरे से नहीं किए जाएंगे जिनका जवाब मेरे पास ना हो। तो शिक्षक को जो खुद तैयारी करनी चाहिए क्लास में आने के लिए, उस तैयारी में कहीं कोई कमी तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसके लिए शिक्षकों को भी समय समय पर कुछ ना कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस ऐसी जगह पर जाना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को अपडेट कर सकें। यानी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शिक्षक और जो विशेषज्ञ हैं, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को वो अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, और उसका जो है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन बी ए सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग, इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम टीचिंग। हम कोशिश अगर ये करें कि क्लासरूम टीचिंग भी चलेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट है, जो कुछ भी फैसिलिटीज़ हैं उससे भी हम उसको आगे चलाएं, इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो शिक्षा में हमको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि टाइम शिक्षा का क्लासरूम में भी लगाना है, अलग भी है। एक बार फिर आपके जीवन से संबंधित मैं फिर उस पर आ जाता हूँ। आपका विवाह कब हुआ था, और आप जब, जाहिर है कि आपने नौकरी ज्वाइन की, उसके बाद ही सोचा था विवाह के बारे में, या उससे पहले आपका विवाह हुआ था? और आपका अरेंज्ड मैरिज था या आपने? बड़ा तैयार सवाल है, परंतु जवाब मैं पूरा दूंगा। नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1965 में मैंने रामदास कॉलेज ज्वाइन किया था, 1970 में मेरा विवाह हुआ, तो 5 साल का गैप उसमें था, और विवाह अरेंज था, पेरेंट्स के कहने के हिसाब से ये तय हुआ था। और मुझे खुशी है कि 42 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, और आज भी मैं संतुष्ट हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। एक बॉम्बे में है जो यस बैंक में डायरेक्टर हैं, एक दूसरे हैं जिन्होंने अपना कंसल्टेंसी फर्म दिल्ली में सूर्य किरण बिल्डिंग में ऑफिस बनाया हुआ है, चला रहे हैं। ईश्वर की कृपा उन पर बने रहे। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, बेसिकली माइनिंग पर कंसल्टेंसी है, तो उस पर वो चला रहे हैं। भगवान उनको अपना प्रोत्साहन देता रहे, काम कराता रहे। मेरी कोशिश ये रही है कि वो खुद अपने आप बने, अपने सहारे खड़े हों, मेरी मदद की जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर मांगे मेरे से, परंतु स्वावलंबन में वो विश्वास करें, और ईश्वर ने मुझे ये सुख दिया है। सर, दिल्ली में कितनी देर से हैं आप? क्योंकि आप जगह जगह रहे हैं काफ़ी। मैंने बताया कि 1965 से मैं दिल्ली में हूँ। 1965 से। तो दिल्ली कब शिफ्ट हुए थे, मतलब किस कारण से शिफ्ट? 1965 में जब यहाँ रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी, तब वो दिल्ली में शिफ्ट हुए। अच्छा। पहले 18 साल रजौरी गार्डन में रहा 1983 तक। उसके बाद हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें प्लॉट मिला, मकान बनाया, और 1983 से मैं वैशाली पीतमपुरा में हूँ। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी के साथ
आप कैसे संबंधित हुए, और यहाँ पे जो आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया और इतना सारा योगदान है आपका, तो ये सारा कैसे संभव हो गया? योगदान तो आप लोग तय करेंगे है कि नहीं, या कैसा है क्या है, परंतु हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, इनसे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। मैं पूरा विस्तार में तो नहीं जाऊँगा कैसे। 2003 में जब महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का अप्रूवल मिला आईपी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आपको यहाँ पर एज डायरेक्टर आना है। तो मैं 7 मई 2003 से काम शुरू किया। 1 अगस्त 2003 से इंस्टीट्यूशन बना, और तब से लगातार 10 साल मुझे हो रहे हैं, मैं यहाँ चला आ रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है, छात्रों का प्यार है कि मैं बनना चला आ रहा हूँ। जैसे उपलब्धियाँ एक के बाद एक, अब तो यूनिवर्सिटी भी बन रही है इस सोसाइटी की, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप कितने संतुष्ट हैं अपने काम से? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे और इस 10 साल से नहीं, मैं अपनी पूरी लाइफ से, जीवन से जो कुछ मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि आज एक बड़ी सामान्य परिवार से आने के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस संतुष्टि और इस सफलता का हमें गुर और राज थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिले और हम भी ऐसा ही जीवन अपने लिए चुने। मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहा करता हूँ कि वट एवर वर्क यू डू इट विथ फुल कमिटमेंट। देयर इज नो अदर की टू सक्सेस एक्सेप्ट कमिटमेंट दैट यू पुट इन योर वर्क। और वो अगर आप करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी, संतोष मिलता रहेगा। कुछ ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते हैं और अभी तक नहीं हम कह पाए इस इंटरव्यू में? मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ नहीं कह पाया। और आपने अपने इंटरव्यू में मुझसे जो संभव है सब कुछ पूछा है, तो इसलिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ रह गया है। आपको अगर कुछ लगता है कुछ रह गया तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। एक बात रह गई है सर, आपको गाने का भी बहुत शौक है, तो ये शौक कब से है? और आप इतना अच्छा गाते हैं, तो 2 लाइन हमें गा के सुनाएंगे? जैसे मैंने कहा, मेरे पिताजी बहुत अच्छे सिंगर थे, प्रोफेशनल नहीं थे, जी सिंगर थे। हम 4 भाई हैं, एक की 6 महीने पहले मृत्यु हुई, जो सबसे छोटे थे, और वो बहुत अच्छा गाते थे। उससे बड़े जो हैं, आपको याद होगा पिछले साल आर्ट ऑफ लिविंग का एक सत्संग हुआ था जी। तो वो मेरे भाई थे जो आए थे, और मेरे भतीजा और मेरे भाई, उन्होंने आया था। मेरे को भी गाने का शौक था, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय में ड्यूटा में एक्टिव होने के बाद मेरा ये शौक पीछे रह गया और मैंने उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया। ड्यूटा में 4 साल में प्रेसिडेंट रहा, 1991 से 1995 तक। उसके पहले यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसका 3 साल तक सदस्य रहा। उसके पहले दिल्ली की जो विद्युत परिषद है, 4 साल उसका सदस्य रहा। तो उस वजह से उस शिक्षकों के लिए लड़ने के लिए जो एक मन में भावना थी, उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई और मैं उसमें वक्त नहीं दे पाया। परंतु आपने कहा गाना, तो मुझे याद तो नहीं आता, एक से इतना कहूँगा, तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर मैं दिन भर आवाज मिलाता। Sorry, I have forgotten, I just cannot, but then that is you are saying, therefore I am singing. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमसे बातचीत की और हमारे स्टूडियो में आए, तो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। हम चाहते हैं कि एक बार फिर आपसे ऐसे ही अच्छी सी बातें जान ले, आपके जीवन के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी बातचीत आपने देखी डॉक्टर नरेश कुमार काकर के साथ, जो कि हमारे अग्रसेन कॉलेज के मेम्स के डायरेक्टर जनरल हैं। उनके साथ ये बातचीत आपने देखी, और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।